नमस्कार दोस्तों, आरवी द विजन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम लोग इस समय टेस्ट श्रृंखला से जुड़े हुए हैं और टेस्ट श्रृंखला का आज जो है तीसरा सीरीज लेकर आए हैं। आप लोग से एक फिर से हम आपसे एक ये बात कहेंगे कि आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर और करिए, जिससे कि आप शेयर करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि आपने शेयर किया है नहीं किया है। तो आप लोग भी शेयर करिए और भी लोगों के पास इसको पहुँचाइए, जिससे कि आपके साथ साथ वह लोग भी क्या करें, फ़ायदा उठाएँ इसका। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है जो टेस्ट श्रृंखला थी उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। कहा गया है कि जो यहाँ पर लिखा गया, क्या लिखा गया है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें लिखा गया बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर, काका साहब कलेकर। ठीक, यह आपके सामने चार विकल्प दिया गया है मित्र। तो अब आप हमें बताएंगे कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक, तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था, बाल गंगाधर खेर थे। कौन थे, बाल गंगाधर खेर थे। ठीक, इस आयोग का जो गठन किया गया था वह 1955 में किया गया था और जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, बीजी खेर, जिसे क्या कहा जाता है, बाल गंगाधर खेर। ठीक, 1962 में इसका नाम बदलकर एक नाम कर दिया गया। इसी का नाम बदला गया, क्या कहा गया, राजभाषा, क्या कहा गया, राजभाषा अधिनियम कह दिया गया। ठीक, 1962 में इसका नाम बदल दिया गया और इसे क्या बना दिया, राजभाषा अधिनियम बना दिया गया। ठीक, क्या बना दिया गया, राजभाषा अधिनियम बना दिया गया। बात क्लियर है। अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, बीजी खेर है, बाल गंगाधर खेर। और इस राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, 1955 में किया गया था और जिसका 1962 में नाम बदल दिया गया, क्या कह दिया गया, राजभाषा अधिनियम के रूप से जाना जाने लगा। ठीक, अब इसके बाद फिर दूसरे नंबर का क्वेश्चन आया है कि कहा गया कौन तालव्य ध्वनि है, कौन सी तालव्य ध्वनि है। अब इसमें कौन सी तालव्य ध्वनि है, इसमें लिखा गया च, पा, ला और ह, अर्थात इसमें तालु से उच्चारण होने वाली ध्वनि कौन सी है। तो मित्र ध्यान दीजिएगा कि इसमें तालु से उच्चारण होने वाली ध्वनि कौन सी है, च है। ठीक, तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनि कौन सी है, च है, क्योंकि चा छा जा झा चा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं सब कहाँ से होते हैं, तालु से होते हैं। इसके अलावा ई, बड़ी ई, या और सा, इन सब का उच्चारण भी कहाँ से होता है, तालु से होता है। ठीक, पा का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, ओष्ठ हो जाता है। ठीक, और ला का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, दंत हो जाता है। और हा का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए, तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनि कौन सी है, चा है। ठीक है, और चा के साथ क्या क्या हमने लिख दिया, चा वर्ग तालु से उच्चारित होती है, ई, या और सा भी कहाँ से उच्चारित होती है, तालु से उच्चारित होती है। बात क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है, या अगर आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ आप हमें बताएंगे, झटपट आप बताइए अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है। ठीक, तो आप देखिए कि जब अंग्रेजी की बात कर लिया, अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है, यह आपसे पूछा जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, जब से अंग्रेजी भाषा किस भाषा का शब्द है तो उसमें लिखा गया है अंग्रेजी का है कि फ्रेंच का है कि पुर्तगाली का है, डच का है। तो आप हमें बताएंगे कि अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, अंग्रेजी किस भाषा का शब्द होता है, अंग्रेजी फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसे अंग्रेजी कहा गया। ठीक है, अब अंग्रेजी नहीं इसे अंग्रेज कहा जाए, अगर यह कह दिया जाए अंग्रेजी नहीं इसे अंग्रेज कह दिया जाए, तो अंग्रेज अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेज किस भाषा का शब्द है तो वह क्या है, फ्रेंच भाषा का है। अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का नहीं है, पुर्तगाली का नहीं है, डच का नहीं है। ठीक, तो अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम आगे आते हैं। सो है प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है कि कोई नहीं है। अर्थात सो है, अर्थात सो किस प्रकार का सर्वनाम है। अगर पूछ लिया किस प्रकार का सर्वनाम है, या अगर आपसे पूछा जाए सो किस प्रकार का सर्वनाम है, या अगर आपसे पूछा जाए तो सो किस प्रकार का सर्वनाम होता है, या आप बताएंगे हमें प्रश्नवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, कोई नहीं होता है। तो भैया ध्यान रखिएगा, जब सो की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। क्योंकि अगर हम आपसे बताएं तो यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए मैं, तू, आप, मैं, तू,
आप, यह क्या हो जाता है? आप, यह क्या हो जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पुरुषवाचक। ठीक। अब उसके बाद फिर आपने, स्वयं, स्वतः, यह सारे शब्द क्या हो जाते हैं? निजवाचक के हो जाते हैं। ठीक। और यह और वह की अगर हम बात कह देते हैं तो कहाँ हो जाता है? निश्चय हो जाता है। ठीक है। और जब हम कहते हैं कोई कुछ, कोई और कुछ की हम बात करते हैं तो यह क्या हो जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद फिर जैसे हमने कहा जो सो, जो सो की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक। और अगर कहा जाए कौन और क्या, कौन और क्या, या क्या हो जाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। तो देख लीजिएगा मित्र, यहाँ पे हमने आपको पूरा लिख भी दिया है कि यह जो है मैं, तू, आप, यह कहाँ चला जाएगा? पुरुषवाचक। अपने, स्वयं, खुद, स्वतः, यह सब क्या हो जाएगा? निजवाचक। यह हुआ निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्न। तो यहाँ पे पूछा गया सो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो कैसा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक। कैसा सर्वनाम हो जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। बात क्लियर हो रही ना यहाँ पर? अब हम इसके आगे चलते हैं। लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक। अब भैया हमने आपको लिंग पहचानने की बात कही थी कि शब्द के अंत में क्या जोड़ देंगे? शब्द के अंत में क्रिया जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? शब्द के अंत में क्या जोड़ देंगे? क्रिया। क्रिया जोड़ दीजिएगा। शब्द के अंत में क्या जोड़ना? क्रिया जोड़ने पर, क्रिया जोड़ने पर क्या मिल जाएगा? आपको लिंग की पहचान हो जाएगी। जब आप क्रिया जोड़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? लिंग की पहचान हो जाएगी। अब पूछा गया कि इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। पानी, कहानी, मानी और रानी। ठीक। अब देखिए पानी बहता है कि बहती है, तो सीधा उत्तर एक आता है पानी बहता है। ठीक। कहानी होती है, मानी होती है, रानी होती है। तो यह सब क्या है? सब स्त्रीलिंग में, लेकिन केवल और केवल एक शब्द आया जिसका नाम क्या रहा? पानी। पानी कहाँ चला जाएगा? पानी कहाँ चला जाएगा? पानी शब्द कहाँ चला जाएगा भैया? पानी शब्द का हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी कहानी, मानी और रानी यह सब क्या हो, या फिर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक। या क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ये दोनों भी कहाँ चले जाएंगे? स्त्रीलिंग में चले जाएंगे। ठीक। क्लियर है? तो यह सब क्या हो जाएंगे? यह सब स्त्रीलिंग में चले जाएंगे। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या हो गया? पानी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। ठीक। अब अगला चलते हैं। लिखा गया कि अशोक ने पत्र पढ़ा है। क्या लिखा गया? अशोक ने पत्र पढ़ा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है, यह पूछा जाए कि अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यह आप हम बताएंगे कौन सा कारक है। कर्ता है कि कर्म है कि अधिकरण है कि करण है। ठीक। तो ये पत्र किसने पढ़ा? अशोक ने पढ़ा। तो क्या हो रहा है कि पत्र पढ़ने की बात हो रही है, ने का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या हो गया? कर्ता कारक। दूसरी चीज, क्रिया कहाँ जा रही है? भूतकाल में जा रही है। ठीक। क्रिया कहाँ जा रही है? भूतकाल में, तब भी क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। ठीक। तो क्रिया भी भूतकाल में जा रही है, और उसमें अगर देखा जाए तो इसमें कौन प्रधान हो रहा है? कर्ता। अशोक प्रधान हो रहे हैं ना, कर्ता प्रधान हो रहा है, तब भी क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। कहीं से भी अगर आप देखते हैं तो क्या आएगा? कर्ता कारक की बात आई। ठीक। किसकी बात आई? कर्ता कारक की बात आई। क्लियर है बात? आगे चले, आगे चला जाए। अब अगले आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन फिर आप देख, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि कोई और कुछ, कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है। तो लिखा गया संबंधवाचक में, निश्चयवाचक में कि अनिश्चयवाचक में, निजवाचक में। अभी अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पे बताया था। ठीक। तो यहाँ पे यह जो कोई और कुछ है, या क्या हो रहा है? अनिश्चित हो रहा है, तो इसे हम क्या कह देंगे? अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की संज्ञा दे देंगे। क्या दे देंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह देंगे। ठीक। तो इसमें क्या कह देंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात कह देंगे। कोई और कुछ किस प्रकार का सर्वनाम होता है भैया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। बात क्लियर है? आगे बढ़े। अब इतनी बातों, यह चीज हम आपको पहले, इसके पहले बता चुके हैं। जहाँ पे सो की बात आई थी, तो वहां देखिए, वहां पे मैं सब का सब लिख दिया था। तो कोई और कुछ किस प्रकार का सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक। अब देखिए कि जो क्वेश्चन 8वां नंबर दिया गया, इसको थोड़ा शालीनता के साथ पढ़िएगा। कहा गया कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। ठीक। क्या कहा गया? निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो मित्र यहाँ आप हम बताएंगे सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है। ठीक है।
अब देखिए मंदाकिनी सोती है, ठीक, बालिका पत्र लिख रही है, पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, बालक क्या कर रहा है, हंस रहा है, ठीक, बालक खिलौना पाकर हंसता है, कौन हंसता है, बालक, ठीक, कौन हंसता है, बालक, क्या हंसता है, उत्तर नहीं तो इसलिए गलत, ठीक। पंछी आकाश में उड़ते हैं, क्रिया से प्रश्न पूछे कौन उड़ता है, पंछी, क्या उड़ते हैं, पंछी, तब भी उत्तर नहीं मिला, गलत। कौन लिख रहा है, बालिका लिख रही है, क्या लिख रही है, निबंध लिख रही है, उत्तर मिला, उत्तर मिला, बी वाला विकल्प राइट आंसर हो गया, या भी गलत हो गया। ध्यान दीजिए जब सकर्मक क्रिया की बात होगी तो वहां पर आप क्या करेंगे, कौन और क्या, यह दो शब्द कहेंगे, किससे बात करेंगे आप, किससे प्रश्न करेंगे, क्रिया से प्रश्न पूछ लीजिएगा, प्रश्न पूछना है, ठीक, प्रश्न पूछना है, ठीक है। और जब प्रश्न का उत्तर मिल जाए, जब उत्तर मिले तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक, ना मिले तो अकर्मक, ठीक। इतना अपने दिमाग में रखिएगा कि कौन और क्या से कह के प्रश्न पूछने पर अगर उत्तर मिल जाता है तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी, और अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तब वहां पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इसमें उत्तर मिल रहा है तो इसलिए विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो गया, ठीक। अगला देखिए, उत्साह शब्द का विशेषण क्या है, ये तो सब जानते हैं उत्साह शब्द क्या है, उत्साह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो चलिए उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा बताइए फटाफट। इसमें देखिए उत्साह, उत्साहित, उत्साह, उत्साही, ठीक। तो यहाँ उत्साह शब्द का विशेषण पूछा है तो क्या हो गया, उत्साहित हो जाएगा, सीधा से इसका एक लाइन का उत्तर है होता है उत्साहित, ठीक, क्लियर है। इस तरह बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिसका क्या होता है, विशेषण रूप पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कहा जा हुआ थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सी क्रिया विशेषण है, थोड़ा में कौन सी, थोड़ा क्या मात्रात्मक हो रही ना, हमने आपको जब क्रिया पढ़ाया था तो वहां अव्यय पढ़ाया था तो वहां बताया था, और जो थोड़ा शब्द है बस थोड़ा शब्द क्या है, मात्रात्मक हो रही है। जब कोई चीज मात्रात्मक हो जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो, कौन सा क्रिया विशेषण होगा, देखिए विकल्प में दिया गया है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो कितने दिए गए हैं, 4। कौन कौन से दिया गया, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, ये 4 दिए गए हैं। तो जब मात्रात्मक की बात हो रही मित्र तो वहां पे सीधे सीधे से उत्तर एक आप देंगे क्या, परिमाणवाचक, क्या नाम देंगे, परिमाणवाचक, ठीक, क्लियर हो गई बात। वहां पे किस क्या नाम आएगा, परिमाणवाचक आ जाएगा। अब उसके बाद फिर देखिए अगला दिया गया है, समादर व संरक्षण में उपसर्ग है, ठीक, यहाँ पे एक शब्द लिया गया समादर और दूसरा लिखा गया संरक्षण में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है। अब देखिए समादर की अगर हम बात करते हैं, समादर, ठीक, और एक क्या हो गया, संरक्षण, 2 शब्द आए हैं, तो इसमें विकल्प में दिया गया सम, प्रति, भी, उप, दोनों गलत हैं। अब प्रति भी गलत है, बच्चा आपके पास क्या, सम, ठीक, तो विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और होगा क्यों, यह भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे समादर कहा गया है तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, सम और आदर लिख दिया जाता है, ठीक, तो समादर बन जाता है। संरक्षण लिखा गया है तो यहाँ सम और क्या हो जाएगा, रक्षण हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, रक्षण हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोनों में देखिए सम सम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा, ठीक, तो कौन सा उपसर्ग होगा, सम। अगला क्वेश्चन पूछा है, अभी तक प्रत्यय पूछा था, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द है, निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द है। अब प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, यह देखिए, दर्शनीय है, दुर्गुण है, कि भिक्षुक है, कि कर्तव्य है, ठीक। अब आप हम बताएं कि जिसमें प्रत्यय रहित मतलब क्या होता है, जिसमें प्रत्यय ना हो। जब रहित की बात हो, रहित मतलब कि ना हो से होगा, ठीक, प्रत्यय रहित कहा गया तो कहा जाता है जिसमें प्रत्यय जिन शब्दों में प्रत्यय ना हो, शब्दों में प्रत्यय ना हो, ठीक, उसे हम क्या कह देंगे, प्रत्यय रहित कह देंगे, उसे क्या कह देंगे, प्रत्यय रहित कह देंगे, ठीक। अब देखिए दर्शनी में ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय, भिक्षुक में उक प्रत्यय है, ठीक। अब कर्तव्य में बे प्रत्यय है, ठीक है, लेकिन दुर्गुण में क्या हो जाता है, दोधन गुण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दोधन
गुण कहा जाता है। तो गुण मूल शब्द हो गया, दो उपसर्ग हो गया, ठीक। तो दुर्गुण में कौन सा क्या लगा है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह प्रत्यय रहित शब्द है, अर्थात इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें प्रत्यय का कोई प्रयोग नहीं किया गया दुर्गुण में। क्लियर। अब अगला कहा गया तुम खाना खा लिए। खा लिए हो आप लोग, वैसे भी 12:30 बज रहे हैं, खाना खा लिए, ठीक। तो तुम खाना खा लिए कि नहीं खा लिए। तो पूछा गया कि यह किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। हमने आपसे पूछा क्या तुम खाना खा लिए, ठीक, या तुम खाना खा लिए, तो यह किस प्रकार का वाक्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें आपको सामने विकल्प दिया गया, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य, तो इसमें आप बताइए कि इसमें क्या हो जाएगा। सीधी बात पूछी जा रही है कि इसमें पूछा गया तुम खाना खा लिए, तुमसे प्रश्न किया गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक। सरल वाक्य मतलब क्या होता है, जहां पर एक कर्ता और एक क्रिया होगी, ठीक, सरल वाक्य हो जाएगा। इच्छा में क्या हो जाएगा, हमारी इच्छा होगी, हम आपके लिए कामना, आशीर्वाद, शुभ कामना जब इत्यादि की बात करते हैं। आज्ञा मतलब कि जब आपसे अनुमति ली जाती है, दी जाती है, आज्ञा ली जाती है, दी जाती है, प्रार्थना किया जाता है, ठीक, प्रार्थना आपसे किया जाता है, विनती की जाती है, तो वह आज्ञा हो जाती है, ठीक। यह भी गलत होगा, यह भी गलत होगा, यह भी बचा आपके पास क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। तो तुम खाना खा लिए, तो किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह पहुंचा ही होगा, ठीक। क्या कहा गया, वह पहुंचा ही होगा। वाक्य में क्रिया का काल कौन सा होगा, पहुंचा ही होगा, ठीक। तो पहुंचा ही होगा, तो वाक्य में क्रिया का काल कौन सा होगा, भविष्य पहुंचा होगा, हेतु मदभूत, वर्तमान की आसन्न भूत, ठीक। तो अब आप इसमें हमें बताएंगे कि इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, बताइए फटाफट बताइए कौन सा काल होगा। अब ध्यान दीजिए, पहुंचा होगा की बात कर रहे हैं हम, ठीक। पहुंचा होगा की बात जब हम कर रहे होते हैं तो क्या हो जाएगा, तो मतलब या कहीं ना कहीं जाके क्या कर रहा है, निकट भूत की बात कर रहा होता है ना, निकट भूत की बात कर रहा है। निकट भूत मतलब क्या हो जाएगा, आसन्न भूत हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक, जिसे हम आसन्न भूत के नाम से जानेंगे। मतलब कि क्रिया के होने में अभी अभी कुछ समय पहले की बात कर रहा है, ठीक है, कुछ समय बीते, खाना खाया हुआ, पहुंचा होगा मतलब अभी पहुंच गया होगा, या निकट भूत पहुंचने वाला होगा। तो यह निकट भूत की, आसन्न मतलब होता है निकट भूत की बात कर रहा होता है। तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाएगा, आसन्न भूत कहा जाएगा, ठीक। अब देखिए बहुत समस्यात्मक एक आया शब्द, कहा गया छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। आप मान लो कि आप दुकानदार हैं, आपके पास हम गए, आपसे हमने कहा कि छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। यह वाक्य अगर आपसे कहा गया तो इसमें क्या कहा गया कि इसमें क्या क्या प्रयोग किया, इसमें 3 अल्प विराम है, 1 पूर्ण विराम है। निश्चित है कि दिखाओ की बात मतलब एक वाक्य पूरा कर दिया, 1 पूर्ण विराम है, लेकिन यहाँ फिर क्या गया, 3 अल्प विराम, 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम है, गलत है, योजक चिन्ह कहीं नहीं है। 4 अल्प विराम 1 पूर्ण विराम है, 4 हो ही नहीं सकता। 4 अल्प विराम 1 योजक चिन्ह 1 पूर्ण विराम, यह गलत है। बच्चा आपके पास क्या 3 अल्प विराम होंगे, ठीक, 1 क्या होगा, पूर्ण विराम होगा, 1 लग गया, 2 लग गए, ठीक, और यहाँ से और हटा दीजिएगा, 3 लग गए, ठीक। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया, यह बन गया क्या, 3 अल्प विराम आ गए और 1 पूर्ण विराम यहाँ लगा दिए, तो क्या हो गए, यहाँ पर ये वाला विकल्प राइट हो गया, ठीक। तो 3 अल्प विराम के साथ 1 पूर्ण विराम की बात कहता है, तो इस वाक्य में 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम की प्रयोग किया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन कहा गया कि निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है, ठीक। हिमालय की अगर हम विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, हिम धन आलय हो जाएगा, ठीक। इत्यादि करते हैं तो क्या हो जाएगा, इति धन आदि हो जाएगा। तल्लीन को करते हैं तो क्या हो जाता है, तत् धन लीन हो जाएगा, ठीक।
देवेंद्र करते हैं तो क्या हो जाएगा, देवधन इंद्र हो जाएगा। ठीक, और गुण संधि यह कहता है कि जहां ई का क्या होगा, आ से मेल होगा तो वहां पे क्या बनेगा, ए बनेगा। और अगर ऊ का आ से मेल होगा तो वहां पे क्या बनेगा, ओ बनेगा। अर्थात जहां पर यह मात्रा लग जाएगी, यह मात्रा दो मात्रा दिखाई देंगी, गुण संधि हो जाएगी। तो आप बताइए कि यह मात्रा कहाँ दिखाई दे रही, देवेंद्र पे दिखाई दे रही। तो देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। बात क्लियर है, बात क्लियर है इतनी, कोई दिक्कत। तो देवेंद्र में कौन सी संधि होगी, गुण संधि हो जाएगी। बात क्लियर, कोई दिक्कत। तो इसमें और बाकी यहाँ पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ होगी। यहाँ पर कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। यहाँ पे कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक, देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। कौन सी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक, क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन, कहा जाता है सप्तर्षि में समास है। सप्तर्षि में कौन सा समास है, सप्त मतलब जैसे विग्रह कर लीजिएगा, सप्त और इसके साथ क्या जुड़ा है, ऋषि। ठीक, सप्त मतलब क्या होता है, सात। ठीक, ऋषि का क्या हो जाएगा, समूह। जहां समूह और संख्या का बोध हो जाएगा वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। पढ़ाएंगे आपको, आप इसको आंख बंद करके बता सकते हैं सप्तर्षि में कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। बात क्लियर है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है निर्वेद स्थायी भाव है। निर्वेद स्थायी भाव है। निर्वेद स्थायी भाव किसका है, रौद्र रस का है, शांत रस का है, कि करुण रस का है, कि भयानक रस का है। ठीक है, निर्वेद किसका स्थायी भाव होता है, शांत रस का होता है। किसका होता है, शांत रस का होता है। ठीक, निर्वेद के अलावा शांत रस का स्थायी भाव सम भी बनता है। ठीक, क्या बनता है, सम भी होता है, सम। तो इसका जो निर्वेद कहा गया, निर्वेद मतलब क्या होता है, सम या निर्वेद होता है, सम या निर्वेद होता है। और इसके साथ साथ यह अनुराग और वैराग्य की बात करता है, अनुराग और वैराग्य की भी बात करता है। ठीक, जहां पे यह सबका स्थायी भाव मिले तो क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, निर्वेद होगा, शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा। ठीक, और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा मित्र, शांत रस को नाटक में नहीं स्वीकार किया जाता है। ठीक, नाटक में प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग नहीं किया जाता, शांत रस का कोई प्रयोग नहीं किया जाता। कहाँ नहीं किया जाता, नाटक में नहीं किया जाता। ठीक है, तो शांत रस हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन के फिर, जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी हैं वेद। ठीक, बनत न लगी हैं वेद। इस पंक्ति में दोहे में कौन सा छंद है, इस दोहे में कौन सा छंद है। तो मित्र यह ध्यान रखिए, जब दोहे की बात कर ही दिया है तो इसमें कौन सा छंद हो जाएगा भैया, तो कौन सा छंद हो जाएगा, दोहा छंद ही होगा। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, दोहा सोठा या रोला चौपाई दिया गया, तो यह चौपाई नहीं है, रोला भी नहीं है, सोठा भी नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, दोहा छंद का प्रयोग किया जाता है। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि दोहा छंद हम कहते किसे हैं, ठीक, अगर आपसे पूछा जाए दोहा छंद किसे कहा जाता है, तो यह आप बताइएगा दोहा छंद में क्या क्या होता है। तो दोहा छंद में आप हमेशा में तो ध्यान रखिएगा 13 और 11 मात्रा पर विराम होता है। मात्रा पर क्या होता है, विराम होता है। विराम मतलब क्या, ठहराव होता है। 13 मात्रा पर होगा फिर 11। अब मात्रा कैसे नहीं, जैसे रहीमन चुप हो बैठिए कहा गया, एक एक, लघु लघु हो जाएगा, लघु लघु, गुरु गुरु, लघु और गुरु हो जाएगा। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, यह एक पंक्ति में कितनी हो गई, 13 मात्रा हो गई। फिर यहाँ देखिए 2 1 1 1 1 2 2 और 1, 2 2 4 2 6 7 7 4 11, इतने में कितना हो गई, 11 मात्रा हो गई। ठीक, फिर क्या कहा गया, जब नी के दिन आई हैं तो बनत न लगी हैं वेद। 30 की भी मात्रा आप लोग निकाल लीजिएगा। तो उसमें क्या हो जाए, इसमें पहले पंक्ति में कितनी 11, इतने में 13 हो जाएगी, इसके बाद वाले में 11 मात्रा हो जाएगी। जहाँ 13 और 11 का भेद होगा वहां पे क्या हो जाएगा, दोहा छंद हो जाएगा। ठीक, तो वहां पे क्या हो जाएगा, दोहा छंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तव पर बरसो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी कह उर्वशी सुजान। ठीक, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है।
तो चलिए इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया, तो यहाँ बताएंगे इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिए इसमें कहीं देखिए कि यहाँ पर क्या उर्वशी शब्द आ रहा है, उर्वशी शब्द आ रहा है, एक शब्द दो बार आ रहा है, कहा गया तो पर वर वो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी कह हो उर्वशी सुजान। तो यहाँ दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग लगाया जा रहा होता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाता है। ठीक, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा मित्र, यमक अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास लेस और वक्रोक्ति नहीं होगा। देवज्ञ शब्द क्या लिखा गया, देवज्ञ। देवज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक, देवज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है, देवता होता है, ज्योतिषी होता है, किन्नर होता है कि गंधर्व होता है, गंधर्व होगा नहीं, किन्नर होगा नहीं। ठीक बच्चे, आप कहाँ देवज्ञ की बात होती है कि आकाशवाणी की बात हो रही है। देवज्ञ मतलब आकाशवाणी, मतलब कि जिसे आपके भविष्य का ज्ञाता जो कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है, देवज्ञ कहा जाता है। देवज्ञ का अर्थ क्या हो जाता है, ज्योतिषी हो जाता है। क्या हो जाता है, ज्योतिषी हो जाता है। ठीक, देवता नहीं होता, जिस ब्रह्म में अगर आप हो तो वहां से देवता हटा दिए, क्या हो जाएगा, ज्योतिषी हो जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा, ज्योतिषी बन जाएगा। बात क्लियर हो गई, बात इतनी क्लियर है ना। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके बाद आगे वाला चलता है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहेंगे, विदुषी, अलक्ष्या, असूर्यपश्या, ठीक, शास्त्राज्ञा। ठीक, विदुषी मतलब जो स्त्री विद्वान होती है, ठीक, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, ठीक, जो स्त्री सूर्य नहीं देख पाती, ठीक, शास्त्राज्ञा मतलब जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, ठीक, शास्त्राज्ञा कहलाए। तो कहा गया जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसे हम क्या कहें, असूर्यपश्या कहते हैं। क्या कहते हैं, असूर्यपश्या कहते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया कि निम्नलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। पुरंदर अमरपति कहा गया, सरोवर पुष्कर कहा गया, जलधि अम्बुद कहा गया, फणि उरंग कहा गया। ठीक, पुरंदर मतलब क्या होता है, इंद्र भगवान होते हैं। अमरपति मतलब भी क्या, इंद्र भगवान हो जाते हैं। सरोवर मतलब तालाब होता है, पुष्कर का अर्थ भी तालाब होता है, दोनों सही हो गए। ठीक, जलधि का अर्थ क्या होता है, जलधि किसका पर्यायवाची शब्द होता है या किसका होता है, सागर का होता है। ठीक, और अम्बुद किसका पर्यायवाची शब्द होता है, अगर अम्बुद की हम बात करते हैं तो अम्बुद किसका हो जाता है, बादल का हो जाता है। ठीक है, अम्बुद किसका पर्यायवाची शब्द होता है भैया, बादल का हो जाता है। तो उसमें क्या हो गया, कौन सा सही है या देख लीजिएगा आप। ठीक, और जैसे कि इसके बाद फणि कहा गया, फणि का अर्थ क्या होता है, सांप या भुजंग से लगाया जाता है। उरग भी इसी सांप या भुजंग होता है। तो जो नहीं है जोड़ा तो वह क्या नहीं, जलधि और अम्बुद का नहीं। तो विकल्प नंबर क्या हो गया, सी एकदम सही उत्तर मान लिया गया। ठीक, स्थावर का विलोम सब लोग जानते हैं भैया, स्थावर का विलोम क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपके यहाँ। ठीक, तो इसको तो आप झट से ऐसे मार दिए। स्थावर मतलब सचल होता है, चंचल होता है, चेतन होता है, जंगम होता है। सीधे उठा मारिए, क्या जंगम होता है। कई बार विलोम शब्द पूछा गया आपके यहाँ, तो आप लोग इसको देखिएगा, तुरंत बताइए स्थावर का जंगम, जंगम का स्थावर, फटाफट आगे पीछे करके मार दीजिएगा। ठीक, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर है, इसको आप आगे भी बढ़ा दीजिएगा। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर किया करिए ना, तो थोड़ा सा शेयर किया करेंगे तो मोटिवेशन हमें भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपको तो सफलता मिलेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक, तो आप लोग इसको थोड़ा सा एक बार शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जितना अधिक से अधिक हो सके आपसे शेयर करिए। ठीक, तो यहाँ स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, चलो सिर से पानी गुजर गया है, अब बहुत ज्यादा हो गया, हद हो गई है भैया। ठीक, गहरे पानी में स्नान करना हुआ, गलत हो गया। सहनशीलता की सीमा टूट गई, अच्छे प्रकार से सिर धोना होता है, डूबने से बच जाना, यह गलत है। तो सहनशीलता की सीमा क्या हो गई, टूट गई, तो मतलब कि सिर से पानी बह गया हो गया। ठीक, सिर से पानी गुजर गया, बह गया, सिर से पानी ऊपर हो गया, मतलब अब सहनशीलता की कोई सीमा बची नहीं है, अब सब कुछ सह चुके, अब नहीं सहन होगा। ठीक, तो सहनशीलता की सीमा टूट जाना तो क्या हो जाएगा, सिर का पानी गुजर जाना हो जाता है। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ाएं कार्यक्रम। अगला कार्यक्रम देखिए, पूछा गया कि निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है।
ठीक, क्या कहा गया, निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है, बताओ फटाक से। तद्भव की बात किया है, अग्नि है, पुष्प है, शलाका है, 14 है। तो भैया देखो तो सही, आप क्वेश्चन को अच्छे से देखो। अग्नि तत्सम है, पुष्प तत्सम है, शलाका भी तत्सम है, बचा क्या 14। 14 क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक, और इसका तत्सम क्या होगा यह भी आप जान लीजिए, इसका तत्सम क्या होगा, चतुर्दश होगा। क्या होगा, चतुर्दश होगा। ठीक, तत्सम क्या हो जाएगा, चतुर्दश हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हुई ना। अगला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द है, कुमुदनी है, कुमुदनी है, कुमुदनी है, कुमुदनी है। ठीक, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ठीक, कुमुद धन इन्हीं प्रत्यय लगा होता है। ठीक, शब्द क्या बन जाएगा, कुमुदनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कुमुदनी बन जाएगा। ठीक, यह इस तरह कहाँ दिखाई दे रहा है, यह दिखाई दे रहा है, यह दिखाई दे रहा है। दोनों यह विकल्प क्या, दोनों विकल्प क्या है, दोनों विकल्प क्या हो गए हैं, विकल्प सही हैं। ठीक, दोनों विकल्प क्या हैं, सही हैं। ठीक, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो मित्र यह दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, यह भी सही है, यह भी सही, दोनों विकल्प सही हो गया है। तो कुमुदनी शुद्ध इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक, क्लियर है। उसके बाद लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। ठीक, मैं पूरी तरह से जागता रहा। तो भैया देखिए, मैं सारी रात, ठीक, क्या कहा, सारी रात भर जागता है। यहाँ सारी और भर एक साथ का प्रयोग नहीं होगा, गलत हो गया, वाक्य शुद्ध हो गया। मैं पूरी रात, पूरी रात मतलब रात जब आ ही गई, पूरी लगाने की कोई बात ही नहीं है। उसके बाद देखिए भर शब्द ही आया है, भर के साथ पूरा आएगा नहीं, तो इसलिए यह वाक्य यह भी गलत है, क्योंकि यह जो भर है, सारी है, यह सब अव्यय के शब्द होते हैं, तो यह आएगा नहीं। मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी तरह से जागता रहा, यह भी गलत हो गया। शुद्ध क्या बचा आपके पास, मैं सारी रात जागता रहा। ठीक, मैं सारी रात जागता रहा, विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर आया। अब देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य। ठीक, दोनों का अर्थ क्या होगा। ठीक, एक लक्ष्य मतलब क्या, उद्देश्य होता है, लाख होता है, देखने योग्य होता है, या संपत्ति होता है, 3 रुपया होता है, लाख या उद्देश्य होता है। ठीक, तो लक्ष्य का मतलब क्या, उद्देश्य और लाख होता है। लक्ष्य और लक्ष्य का अर्थ क्या है, उद्देश्य और लाख। लाख का अर्थ मतलब क्या होता है, गिनती से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है, गिनती से लगाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि प्रसाद और प्रासाद। ठीक, प्रसाद और प्रसाद शब्द युग्म सही अर्थ क्या है। महल अनुग्रह है, ईश्वर को अर्पित भोग या प्रसन्नता है, कृपा या महल है, निर्मलता या विशालता है। ठीक है, तो जब प्रसाद की बात कहा जाता है तो कृपा होता है, और प्रासाद की बात कहा जाता है महल होता है। विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो गया भैया, सी वाला एकदम सही हो गया। ठीक, आगे चल रहे हैं, अगला चलते हैं। हिंदी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप अच्छे से जानते होंगे हिंदी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो हिंद शब्द होता है ना, हिंद, हिंद शब्द आता है, इसके साथ ई प्रत्यय लगता है, तो क्या शब्द बनता है, हिंदी शब्द बनता है। ये प्रत्यय किस भाषा का प्रत्यय होता है, फारसी क्या होता है, इसलिए हिंदी को फारसी भाषा का शब्द कहा जाए। देखिए बड़ी प्रत्यय कहाँ है, यहाँ पर है, तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो गया। क्लियर होगी बात। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली का नाम क्या होता है, खड़ी बोली होता है, बघेली होता है, ब्रज भाषा होता है, अवधी होता है। मित्र फैजाबाद मतलब अवध, रामराज की बात होती है। ठीक, खड़ी बोली पूरे भारत में बोली जाती है, बघेली बुंदेलखंड क्षेत्रों में बोली जाती है, ब्रज भाषा ब्रज वाले क्षेत्र मथुरा आगरा यहाँ बोली जाती है। ठीक है, तो अवधी कहाँ बोली जाती है, जैसे फैजाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली। ठीक, यहाँ सब में क्या हो जाता है, यहाँ सब में अवधी बोली का प्रयोग किया जाता है। चलिए गद्य को पढ़िए। अब ध्यान से पढ़ने के लिए कह रहा कि अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। ठीक, और प्रश्न 33 से लेकर 39 तक उत्तर इसी में छिपे हुए हैं। ठीक, लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तबे होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए ध्यान से पढ़िए, हम ध्यान से पढ़ रहे हैं ताकि हमें भी उत्तर का पता चले। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों एवं शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। सही बात नहीं, कमी है। ठीक,
छोटे से छोटे बच्चों को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं, यह बात एकदम सही है। 2-2.5 साल के बच्चों को स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर में दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ सच्चा और अच्छा माता पिता तथा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से प्राप्त नहीं करता है। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि अच्छे तथा सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी का अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं बताता है। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसने की पाठशाला न आज तक कहीं खुली है और न खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे क्या कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। भाई सही बात है, मतलब कि जो आपको शादी विवाह होता है इसकी कोई पाठशाला नहीं होती, किसी पाठशाला में इसका पढ़ाया थोड़ी जाता है शादी बात क्या क्या करना है, ये तो अपने आप ही चलाता है। इसमें देखिए कि उसमें लिखा गया था भी शब्द में कौन सी क्रिया है, तो भैया भी शब्द की बात आएगी तो कौनो नहीं होगा या सब नहीं होगा, भी ही सी। जैसे कहीं भी आपसे भी पूछ लिया जाए, शी पूछ लिया जाए, सी पूछ लिया जाए, मात्र पूछा जाए, केवल पूछा जाए, ठीक, यह सारे शब्द हमेशा क्या होते हैं, निपात होते हैं, अव्यय नहीं होते। ठीक, यह हमेशा क्या होते हैं, निपात होते हैं, अव्यय नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि वाक्य में रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द क्या होगा। दूसरी सच्चाई, ठीक, दूसरी सच्चाई मतलब क्या होता है, सूक्ति होती है, वास्तविक होती है, वास्तविकता होती है, शब्द वचन होते हैं। तो आप इसमें बताएंगे इसमें कौन दूसरी सच्चाई क्या हो जाती है। तो दूसरी सच्चाई मतलब दूसरी सच्चाई का अर्थ क्या होगा यह देखना है। तो दो वास्तविकता से लगाया जाता है, मतलब वास्तविकता को कोई ध्यान नहीं देना, बस ब्याह करना है, बेटवा ब्याह कर दिए, बिटिया ब्याह कर दिए, चले जाए, अब वो अपना झेले जैसा झेलना। लेकिन किसी ने कभी शादी से पहले कोई ज्ञान दिया कि शादी के बाद आपके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारी आएगी, कोई घर के कोई सदस्य ऐसा नहीं होता जो यह जिम्मेदारी दे। तो पहले बड़े प्रसन्नता के साथ पैसा लुटा के शादी करते हैं, उसके बाद जैसे शादी हो जाती है वैसे हाथ खींच लेते हैं कि तुम अपना करो, मरो जाओ उसी में, हमसे कोई मतलब इससे नहीं है। ठीक, तो यह वास्तविकता से कोई परिचित नहीं कराता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब कहा गया घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण, यहाँ टूटने लिख दीजिएगा, यहाँ बिखरने लिख दीजिएगा। बिखरने का मुख्य कारण क्या है, घर टूटने और बिखरने का मुख्य कारण क्या है। बच्चों के बारे में न जानना, माता पिता बनने का अर्थ न जानना, दाम्पत्य का अर्थ न जानना, घर बसाने की जल्दी करना। तो चलिए भैया इसमें बताइए, इसमें लग रहा है कि सब कुछ है, तो क्योंकि यह घर टूटने का कारण तो सब कुछ होता है, ठीक, लेकिन घर टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, माता पिता बनने का अर्थ न जानना। ठीक, यह क्या विकल्प नंबर डी बी एकदम सही, माता पिता बनने का अर्थ न जानना, यह क्या हो जाएगा, एकदम सही विकल्प मान लिया जाएगा। क्योंकि 35 में क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइएगा, मतलब यहाँ घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या होगा, भाई गलती हो गई, एक गलती आ गई है। ठीक, अब गलती कहाँ आई है या देखते हैं। इसमें क्या हो गया, 35 में क्या हो जाता है कि वहां पे क्या, घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या होता है, दाम्पत्य अर्थ का ना जानना। ठीक, दाम्पत्य मतलब क्या हो जाता है, वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ नहीं जानना और जाके ब्याह करके लेके चला आए, बैठा दिए। ठीक, जब ब्याह करके लेके आए बैठा दिए तो हो गया, ससुराली जाओ मेहरारू पीछे भागो। ठीक, उसी में खत्म हो गया, कहानी लग गई। ठीक, तो दाम्पत्य का अर्थ न जानने से क्या लगाया जाता है, घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण होता है। ठीक, उसके बाद कहा गया कि हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है। ठीक, हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है, बच्चों को स्कूल भेजने ना भेजने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ने का, बहुत छोटे बच्चों को दुकान भेजने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। तो देखिए हर घर में किस चीज का एक आग्रह अर्थात माहौल बना हुआ है। तो किस चीज का माहौल बना हुआ है भैया बताइए इसको आप।
आप बताइए, फटाफट बताइए। तो उत्तर आप देंगे, जब देंगे तो क्या देंगे कि बहुत छोटे बच्चों को क्या स्कूल में बिठाकर आ जाना, पैराग्राफ में लिखा हुआ है, अभी अभी पढ़ा गया था। तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, लेखक के अनुसार किसका प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। ठीक, पति पत्नी का, बच्चों को किस प्रकार शिक्षा देना है कि अच्छे माता पिता बनने का, छोटे बच्चों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का। गलत हो गया। लेखक के अनुसार किसका प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है, एक विकल्प तो हम पहले ही काट दिए हैं। अब आप बताइए कि इसके अलावा क्या हो जाएगा। ठीक, पति पत्नी का तो जान ही जाते हैं लोग, अपने आप ही जान जाते हैं। ठीक, बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देने का, यह तो अभी बात ही नहीं आती है। लेकिन जब आप अच्छे माता पिता बनेंगे तभी तो आपको यह जानने की जरूरत होगी। तो लेखक का सबसे मुख्य कारण, मुख्य उद्देश्य यह था कि अच्छे माता पिता बनने का। ठीक, ये नहीं कि दुनिया से लड़कियां हुआ ले जाके स्कूल बैठा के चले आओ, छोड़ के चले आओ, अब पूरा दिन स्कूल में रहे, बच्चा आए जैसे लटकते हुए चला है, उसके अंदर कोनो रौनक ना रह जाए। ठीक, तो पहले आप अच्छा माता पिता बनिए, पहले अच्छे पति पत्नी बनिए, उसके बाद फिर अच्छे माता पिता बनिए। ठीक, तब यह सारे कांड होते हैं, बाकी कांड होगा नहीं। लिखा गया, माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है। बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके, ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सके, ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने के योग्य बन सके, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। अब बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए झटपट बताइए, आप फटाफट बताइए कि इसमें से कौन सा हो जाएगा मित्र, और जल्दी से जल्दी बताइए। देखिए, माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वही बच्चे क्या करते हैं, अच्छे और बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। अगर हम उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो बेहतर समाज का निर्माण नहीं होगा। समाज में कुरूपता फैल जाएगी, दुरूहता फैल जाएगी, वैमनस्यता आ जाएगी, ईर्ष्या द्वेष हमेशा चलता ही रहेगा, लड़ाई झगड़ा हमेशा होती रहेगी। तो एक अच्छे समाज का निर्माण देने के लिए माता पिता को बच्चों को सही शिक्षा देने के बारे में जानना चाहिए। तो जिससे कि क्या होगा, जिससे समाज का निर्माण, बेहतर समाज का निर्माण होगा। ठीक, बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। समाज व सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है। अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति, ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति, घर बसाने की शिक्षा देने वाली पाठशाला खोलने के प्रति, माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण न करने के प्रति। आप बताइए समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है। तो इसमें से आप देखिए कि समाज किसके प्रति सजग नहीं होती है। तो भाई अभी सीधे सीधे कहा गया था ना, घर बसाने की शिक्षा देने के लिए कोई पाठशाला नहीं होती, इसके प्रति सजग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि शादी दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई कोई शिक्षा उच्छा देता नहीं है। ठीक, बस सबका एक सीधा उद्देश्य होता है, लड़कियां बड़ा हो गया, लड़की बड़ी हो गई है तो उसका जाकर ब्याह करके चले आए। ठीक है, बस इतना उनका उद्देश्य होता है कि ब्याह कर दिया जाए, जल्दी से जाए अपने घर में बसाओ। उसके बाद ब्याह में तो खूब पैसा लुटाते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, सब लोग निकल जाते हैं, फिर लड़ो झगड़ो आगे चलो। ठीक, तो घर बसाने की शिक्षा कहीं दी नहीं जाती, कि उसके लिए कोई भी पाठशाला का निर्माण नहीं किया गया। ठीक है, ठीक, विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो, तो एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलें, अगला कार्यक्रम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया है, चांद का मुंह टेढ़ा है। क्या, किसका मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। यह कविता के रचयिता का, भैया ध्यान दिए, चांद का मुंह टेढ़ा है या क्या है, एक कविता संग्रह है। ठीक है, कविता है, कविता संग्रह है। ठीक है, यह कविता है और कुछ नहीं। लेखक कौन है, नागार्जुन है, मुक्तिबोध है, धर्मवीर है, धूमिल है। तो सीधी बात है, यह बहुत फेमस रचना है, या किसकी रचना है, मुक्तिबोध का है। ठीक, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या होता है, गजानन माधव मुक्तिबोध होता है। क्या नाम होता है, गजानन माधव मुक्तिबोध होता है। ठीक, और यह जो रचना रही, इस रचना का प्रकाशन 1964 में किया गया था। ठीक, कब किया गया था, 1964 में। और यह कविता है, यह ध्यान रखिएगा। और रचयिता कौन है इसके, मुक्तिबोध होते हैं। ठीक, इसके रचयिता कौन होते हैं, मुक्तिबोध होते हैं। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। यह हमने आपको फटाफट तरीके से 40 क्वेश्चन का हमने आपको आंसर करवाया। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिए। अगर वीडियो शेयर नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेगी तो कैसे कार्य चलेगा।
तो आप लोग जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोग भी हमारे साथ हमारी क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग एक बार थोड़ा सी वीडियो को एक दो लोगों को शेयर करिए, उनसे कहिए दो को शेयर करें। तो ये साइक्लिक कड़ी होती है, एक टाइम होगा यह भी बड़ा हो जाएगा, आपको बड़े रूप में दिखाई देगा। तो दोस्तों आप लोग एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक, तो आज की टेस्ट श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अब इसके बाद फिर हम लोग कल फिर मिलेंगे अपनी इसी नेक्स्ट अगली श्रृंखलाओं के साथ। और आपको हम जितना क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत बेहतर क्वेश्चन दे रहे हैं। जितनी श्रृंखला हमारी 18 तारीख से पहले जाएगी, आप देखिएगा वह आपके लिए कितनी कारगर सिद्ध होती है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। चलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।